तो अगली हेडिंग लिखेंगे 1973, 1973 की औद्योगिक नीति। इसमें एक एक दो दो पॉइंट हैं, ये कोई खास इनमें कुछ है नहीं। इसमें एक बात ध्यान रखना कि कोर उद्योगों की संकल्पना पर बल प्रदान किया गया। किस पर? कोर उद्योगों की संकल्पना पर बल प्रदान किया गया। ठीक है, कोर उद्योग बनाए गए। कहा गया कि भाई ये जो है कुछ उद्योग ऐसे होंगे जो कोर उद्योग होंगे जिन पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। अब ये कोर उद्योग मूल रूप से 6 थे, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है तो ये पूछा जाता है। मूल रूप से 6, लेकिन वर्तमान में कोर उद्योगों की संख्या कितनी है? वर्तमान में कोर उद्योग है 8 है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना कि कोर उद्योग वर्तमान में कितने हैं। इनके नाम भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें सीमेंट, बिजली, कोयला, सीमेंट आता है, बिजली आता है। ये मतलब ऐसे हैं कि इनका ये होने ही होने चाहिए। ठीक है, सीमेंट, बिजली, इस्पात भी इसी के अंतर्गत आता है। इस्पात और कोयला हो गया। सीमेंट, बिजली, इस्पात, कोयला। कच्चा तेल हो गया। प्राकृतिक गैस हो गया, प्राकृतिक गैस। उर्वरक हो गया, उर्वरक। इसमें कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन, नंबर 8 रिफाइनरी भी लिख लेना, रिफाइनरी। निम्न में से कौन कोर उद्योगों में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन कोर उद्योगों में शामिल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। इसलिए ये कोर उद्योग बिल्कुल याद होने चाहिए। सीमेंट, बिजली, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक और रिफाइनरी, ये सब कोर उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसके विकास पर यहां बल प्रदान किया गया। अब इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, फेरा एक्ट 1973 में आया। फेरा 1973 में लाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेरा अधिनियम कब आया तो 1973 में आया। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? फेरा को विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम किस वर्ष आया तो 1973। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट इसे कहा जाता है। फेरा एक्ट 1973 में आया। तो ये दो बातें हैं यहां पर, एक तो कोर उद्योगों की संकल्पना पर बल, दूसरा फेरा अधिनियम 1973 लाया गया। तो 1973 की औद्योगिक नीति में दो ही बातों पर आप लोगों ने ध्यान देना है। क्लियर हुआ? 1973 में दो बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। एक तो कोर उद्योगों की संकल्पना पर बल दिया गया, दूसरा फेरा एक्ट 1973 को लाया गया। फेरा का मतलब आप समझ गए होंगे, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। बस केवल दो चीजें हैं, दोनों पर आप लोग ध्यान देंगे। उसके बाद आते हैं 1977 की औद्योगिक नीति। अगला लिखेंगे 1977, 1977 की औद्योगिक नीति। इस पर भी एक ही बात पर आप लोगों ने विशेष रूप से ध्यान देना है। इस औद्योगिक नीति में लघु व कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। किस पर? लघु व कुटीर उद्योगों के
विकास पर बल दिया गया। विकास पर बल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि किस औद्योगिक नीति में लघु व कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। और दूसरा, जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई। जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना भी की गई। जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना किस औद्योगिक नीति में की गई? तो 1977। 1973 में दो बातें बताई, एक कोर उद्योग की संकल्पना पर बल और फेरा एक्ट। और 1977 में भी दो बातें हैं, एक लघु व कुटीर उद्योगों के विकास पर बल और दूसरा जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 1980 और 85 में हम बढ़ते हैं। 1980 की जो औद्योगिक नीति है इसमें भी केवल एक पॉइंट आएगा। 1980 की औद्योगिक नीति, एक एक पॉइंट इन पर है 1980 और 85 में। इसमें बीमार उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। किस पर बल प्रदान किया गया? बीमार उद्योगों के विकास पर बल, मतलब ऐसे उद्योग जो कि बिल्कुल खत्म हो चुके थे, ऐसे उद्योगों के विकास करने पर बल दिया गया। ठीक है, और 1985 की औद्योगिक नीति में चलते हैं। इसके बाद 1985 की औद्योगिक नीति, और इसमें भी एक बात इसमें भी ध्यान रखनी है कि जो सनराइज उद्योग है, सनराइज उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। सनराइज उद्योगों के विकास पर बल, उद्योगों के विकास पर बल प्रदान किया गया। सनराइज उद्योग में विशेषकर जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गया, दूर संचार हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये भी कई बार पूछा जाता है। दूर संचार, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर। इसके अलावा जो ज्ञान संबंधी जो क्षेत्र होते हैं वो भी इसी में आते हैं। ठीक है, और ज्ञान संबंधी और स्वास्थ्य लाभ भी इसी में आता है। ज्ञान संबंधी क्षेत्र तथा स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र, स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र, इन सबको सनराइज उद्योग कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सनराइज उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। तो ये 1985 तक हमने ये समझ लिया। इनमें कुछ भी नहीं है, एक एक पॉइंट है बस, इनको आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करना। 1973 में दो पॉइंट बताए, एक तो कोर उद्योग और दूसरा फेरा अधिनियम लाया गया। 1977 में दो पॉइंट बताए, एक लघु व कुटीर उद्योग और जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना। 1980 में बीमार उद्योगों के विकास पर बल और 85 में सनराइज उद्योगों के विकास पर बल प्रदान किया गया। इनको स्ट्रक्चर बना करके आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। सबसे पहले 1948 की जो औद्योगिक नीति थी और 56 की औद्योगिक नीति, दोनों की घोषणा किसने की, इसको याद रखेंगे। और कब हुई, कब हुई भी पूछा जाता है। 6 अप्रैल 1948 को पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके द्वारा पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। जबकि 1956 में हमने देखा, 1956 की जो औद्योगिक नीति है 30 अप्रैल 1956 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, 6 अप्रैल 1948 और 30 अप्रैल 1956, पहली श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पहली जो औद्योगिक नीति थी उसमें हमने कहा था कि निजी और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर को बढ़ावा देने की बात की गई। जबकि जो 1956 की औद्योगिक नीति है इसमें केवल गवर्नमेंट सेक्टर को बढ़ावा देने की बात कही गई। ठीक है, ये इन दोनों में अंतर है। इसके अलावा जो पहली औद्योगिक नीति थी उसमें औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम लाया गया 1951 में, जो कि 1952 में लागू हुआ। और 1956 में आपको एक PQL याद रखना है, एक MRTP एक्ट याद रखना है बस। ठीक है,
PQL और MRTP एक्ट। इसके अलावा इसे मिनी संविधान भी पंडित नेहरू ने कहा। ठीक है, और 3 भारी उद्योग तो आपने पंचवर्षीय योजना में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, वह भी 1956 की दूसरी औद्योगिक नीति में बनाई गई। क्लियर हो गया। 1948 और 56 में बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसमें पॉइंट आपको ज्यादा लग रहे होंगे लेकिन कुछ है नहीं उसमें। बस ये है कि पहले वाले में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों को बढ़ावा और दूसरे में केवल गवर्नमेंट सेक्टर को बढ़ावा। और घोषणा कब हुई ये याद रखना है, पहले और दूसरे में, वहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और उसमें पहले वाले में औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम था, जबकि यहां पर MRTP और PQL। क्लियर हो गया। फिर तीसरा 1973 में हमारे 2 पॉइंट इसमें याद रखने, एक कोर उद्योगों की संकल्पना और दूसरा फेरा एक्ट, कोर फेरा। ठीक है, और यहां पर लघु व कुटीर उद्योग और जिला उद्योग केंद्र, लघु व कुटीर उद्योग, जिला उद्योग केंद्र। ठीक है, 1980 में बीमार उद्योग और 1985 में सनराइज उद्योगों के विकास पर बल। क्लियर हुआ क्या यहां तक? 85 तक, यहां तक की चीजें क्लियर हुई तो हम आगे बढ़ते हैं और 1991 में चलते हैं। बताइए, एक बार इनको याद करने का प्रयास करो सभी लोग। पहली औद्योगिक नीति 1948, घोषणा 6 अप्रैल 1948 और दूसरी 1956 वाली 30 अप्रैल 1956। पहली की श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर हो गया। उसके बाद जो पहली औद्योगिक नीति है उसमें औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम लाया गया, जबकि 1956 में MRTP और PQL लाया गया। बस इतना ही तो है। ठीक है, उसके बाद 1973 में आ जाओ, एक तो कोर उद्योग, दूसरा फेरा। 1977 में आ जाओ, लघु व कुटीर उद्योग और जिला उद्योग। 80 में बीमार और 85 में सनराइज। इतनी बातें आपको इनमें समझनी है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े और अगली हेडिंग लिखो, 1991 की नई औद्योगिक नीति। सबसे इंपॉर्टेंट है 1991 की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, तो अगली हेडिंग लिखेंगे 1991 की नई औद्योगिक नीति। इसको समझते हैं। नई औद्योगिक नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ फैक्ट मैं सबसे पहले लिखा रहा हूं। घोषणा 24 जुलाई 1991 को, घोषणा कब हुई? 24 जुलाई 1991। प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव के द्वारा की गई। ठीक है, पहला फैक्ट है तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, इसमें देखो PQL के स्थान पर LPG, PQL के स्थान पर LPG नीति को लागू कर दिया गया। PQL को खत्म किया, LPG को लागू कर दिया। तीसरा, MRTP के स्थान पर, MRTP 1969 के स्थान पर CCA, ये कंपटीशन कमीशन एक्ट 1999 को लागू कर दिया। 1999 लागू। ठीक है, MRTP के स्थान पर किसको ले आए? CCA एक्ट को ले आए। तीसरा देखो फेरा एक्ट, फेरा अधिनियम। फेरा एक्ट हमने अभी पढ़ा था 1973। 1973 के स्थान पर फेमा एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। फेरा के स्थान पर फेमा 1999 लागू कर दिया गया। फेरा के स्थान पर क्या लिया है? फेमा को लाया गया। और एक और चीज देखो, FDI 1991 में प्रारंभ हुआ। इतनी चीजें यहां पर 1991 की औद्योगिक नीति में शुरू की गई।
बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय पर देखो मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, ठीक है। मनमोहन सिंह जी को बुलाया गया नरसिम्हा राव जी के द्वारा और कहा गया कि भाई देश के पास तो अब अगले एक हफ्ते के तेल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, जो पेट्रोलियम पदार्थ जो खरीदे जाते हैं उसको खरीदने की स्थिति देश के पास नहीं रही थी। देश की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, जिस तरीके की अभी अन्य पाकिस्तान जैसे देशों पर स्थितियां बनी हुई है, वैसी स्थिति हमारे भारत की उस समय पर हो गई थी। खाड़ी देशों में युद्ध चल रहे थे और वहां से तेल आना बंद हो गया था और भारत के पास विदेशी मुद्रा का बिल्कुल जो स्टॉक था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, ठीक है। अगले एक हफ्ते भी यहां पर अर्थव्यवस्था को चलाना बहुत मुश्किल था। ऐसे में अचानक जो मनमोहन सिंह जी थे उनको वहां पर बुलाया गया और कहा गया कि भाई आप ऐसी पॉलिसी बनाओ जिससे कि हम अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सके। तो ऐसे में मनमोहन सिंह जी ने ये अपनी नीति बनाई। इसको बनाने प्रधानमंत्री तो पीवी नरसिम्हा राव थे, लेकिन जो मुख्य रूप से यहाँ पर योगदान था मनमोहन सिंह जी का था। और घोषणा 24 जुलाई 1991 को पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा की गई और इसमें उन्होंने कहा कि भाई परमिट कोटा लाइसेंस जो है इसको खत्म करो। अब ये सब चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना रेस्ट्रिक्शन अगर हम लोगों पर लगाएंगे तो कोई भी इस औद्योगिक सेक्टर में आना नहीं चाहेगा। इसीलिए लोगों को बिल्कुल फ्री हैंड दे दो, जो भी आदमी जो भी काम करना चाहता है उसको बिल्कुल फ्री कर दो। तो वहां पर परमिट कोटा और लाइसेंस के स्थान पर क्या चला गया, एलपीजी। एलपीजी अब गैस सिलेंडर नहीं है ये, ठीक है। एलपीजी का मतलब क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, उदारीकरण। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण, निजीकरण। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है विश्वीकरण, वैश्वीकरण या विश्वीकरण, ठीक है। तो ये नीति अपना दी, कहा कि भाई उद्योगों के लिए आप बिल्कुल उदार नीति अपनाओ, किसी भी व्यक्ति को उद्योग स्थापित करने दो, ठीक है। उद्योगों के लिए यहां पर एक उदार नीति अपनाएगी और उद्योगों में जो उस समय पर लाइसेंस वगैरह थे उनको खत्म कर दिया गया। केवल 18 सेक्टर को छोड़ करके 18 उद्योग, मुख्य कोर उद्योग थे, 18 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। शेष को लाइसेंस मुक्त कर दिया, लाइसेंस मुक्त कर दिया। कहा कि भाई जो भी आदमी अपना उद्योग स्थापित करना चाहता है वो सब यहां पर अपने उद्योगों को स्थापित कर सकते हैं, किसी तरीके के ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगे। लेकिन वर्तमान में अगर आएंगे तो केवल 4 ही उद्योग ऐसे हैं, 4 उद्योग ऐसे हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। बाकी के सब उद्योगों में से लाइसेंस अब धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। इन 4 उद्योगों में जैसे तंबाकू उत्पाद होते हैं उनको बनाने के लिए लाइसेंस अनिवार्य होता है। दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस और रक्षा उत्पाद होते हैं उनके लिए लाइसेंस जरूरी होता है। तीसरा औद्योगिक जो विस्फोट होते हैं, विस्फोटक पदार्थ होते हैं, उनके निर्माण के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। और चौथी चीज जो है खतरनाक रसायनों के निर्माण के लिए अभी जो है लाइसेंस जरूरी होता है। बाकी किसी उद्योग के लिए लाइसेंस की अब जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए उदारीकरण की नीति अपनाई गई। दूसरा क्या किया गया, निजीकरण। निजीकरण का मतलब आप समझो प्राइवेटाइजेशन किया गया। यहां पर कहा गया कि भाई 1948 में हमने कहा था सार्वजनिक और निजी उद्योगों के विकास पर बल दिया था, लेकिन यहां पर इन्होंने कहा कि अब हम सार्वजनिक और निजी नहीं, निजी और सार्वजनिक कर देते हैं। मतलब विशेष कर से फोकस हम किस पर करेंगे, अब प्राइवेट सेक्टर में। देखो 1948 में क्या था, 1948 में किया गया था कि सरकारी और निजी, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट, सरकारी और निजी क्षेत्र पर बल प्रदान किया गया था। लेकिन 1991 में आके क्या हुआ, निजी प्लस सरकारी कर दिया। देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था वहां भी है, यहां भी है। अंतर क्या है दोनों में, यहां पर 1948 में सरकारी और निजी क्षेत्र के विकास पर बल था और 1991 में निजी और सरकारी क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया। अंतर क्या हुआ, दोनों में बात तो एक ही है, लेकिन अंतर यह है इसमें सरकारी क्षेत्र को विशेष फोकस दिया गया, ठीक है, निजी को कम दिया गया। यहां पर प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बल दिया गया और गवर्नमेंट सेक्टर को कम बल प्रदान किया गया।
ठीक है। तो ये 1948 और 1991 की है, दोनों मिक्स्ड इकोनॉमी पर ही बल दिया गया। यहां पर भी मिश्रित है और यहां पर भी क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, दोनों में मिश्रित ही है, लेकिन यहां पर सरकारी और निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया, लेकिन यहां पर जो है निजी और सरकारी क्षेत्र के विकास पर बल प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये निजीकरण पर यहां पर बढ़ावा दिया गया और सार्वजनिक क्षेत्र के जो आरक्षित उद्योग थे, केवल 8 उद्योगों को छोड़कर 8 उद्योगों को छोड़ सभी को क्या कर दिया गया, सभी को निजी कर दिया गया, प्राइवेट कर दिया गया, निजी कर दिया गया। केवल 8 उद्योग कहा कि भाई गवर्नमेंट के हाथ अधीन होंगे, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर में बदल दिया गया। ठीक है, और एक चीज और याद रखना, वर्तमान में केवल 2 ही ऐसे सेक्टर है, वर्तमान में 2 सेक्टर हैं जो कि गवर्नमेंट के हाथ में है, 2 क्षेत्र गवर्नमेंट के हाथ में है, बाकी सब क्या है, प्राइवेट कर देंगे। अब ये 2 क्षेत्र कौन से हैं, एक परमाणु ऊर्जा, दूसरा परमाणु ऊर्जा खनिज। इनके उत्पादन का अधिकार गवर्नमेंट के पास है, बाकी सब प्राइवेट कर देंगे। यहां पर देखो, लाइसेंस मुक्त करने की उदारीकरण का मतलब है कि उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया जाए। 18 उद्योगों को छोड़ करके से सबको लाइसेंस मुक्त कर दिया गया, लेकिन वर्तमान में 4 ही उद्योग हैं जिनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। निजीकरण में 8 उद्योगों को छोड़कर से सभी को निजी कर दिया गया, लेकिन वर्तमान में केवल 2 ही उद्योग ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट के अधीन जो होते हैं, उनका उत्पादन जो है गवर्नमेंट करती है, बाकी सब जो है प्राइवेट सेक्टर के अधीन आ चुके हैं। ठीक है, और तीसरी चीज हमने कहा, विश्वीकरण का मतलब क्या है, कि विश्वीकरण का मतलब है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को एक कर देना। मतलब भारत जो है अपने उद्योगों को अन्य देशों में भी स्थापित कर सकता था और अन्य देशों के जो उत्पादक हैं वो भारत में आकर के अपने उत्पादन कर सकते थे। ठीक है, तो इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व के लिए खोल देना। कोई भी विश्व का व्यक्ति यहाँ पर आकर के अपनी उत्पादों का कोई भी इंडस्ट्री वगैरह खोलनी है वो खोल सकता है, और भारत के लोग भी विदेशों में जाकर के अपने काम कर सकते हैं, उसे विश्वीकरण कहा गया। और इसके लिए भारत ने 1991 में क्या कर दिया, एफडीआई को प्रारंभ कर दिया। विश्वीकरण के लिए क्या खोल दिया, एफडीआई को भारत ने प्रारंभ कर दिया। तो ये मैंने कहा कि पीक्यूएल परमिट कोटा लाइसेंस को खत्म करके क्या कर दिया, एलपीजी को चला दिया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इस व्यवस्था को भारत ने चला दिया। दूसरा, एमआरटीपी एक्ट 1969। देखो एमआरटीपी क्या था, मोनोपोलिस्ट रेस्ट्रिक्शन ट्रेड पॉलिसी थी। मतलब ये था कि भाई लोगों को कहा गया कि भाई कोई मोनोपोली नहीं करेगा यहाँ पर, है ना। अगर ज्यादा काम करने पर रोक थी, एक लिमिटेशन तक आदमी अपना डेवलपमेंट कर सकता था। उसके बाद अगर उसका काम ज्यादा होता था तो सरकार उसे अपने अधीन कर लेती थी। यहां पर क्या किया गया, सीसीए एक्ट, ठीक है, कंपटीशन कमीशन एक्ट लगाया गया कि भाई कहा कि भाई एक प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कंपटीशन पर रोक थी, अब कहा गया कि भाई एक जो स्वस्थ प्रतियोगिता होती है वो होनी चाहिए। प्रतियोगिता होगी तो तभी जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कंपटीशन कमीशन एक्ट 1999 लागू कर दिया गया, जो कि सन 2000 के बाद इसको 2000 में लागू हुआ। 1999 बनाया और बना और 2000 में लागू। ठीक है, ये 2000 में लागू हुआ था, ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है। सीसीए एक्ट कब लागू हुआ, तो 2000 में, और किस वर्ष का था, तो 1999। और तीसरा देखो, फेरा की जगह पर क्या कर दिया, फेमा कर दिया गया। फेरा के स्थान पर एक्ट का नाम क्या कर दिया गया, फेरा कर दिया गया। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कर दिया इसका नाम। ठीक है, पहले क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, उसकी जगह पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कर दिया। एम फॉर मैनेजमेंट इसका नाम कर दिया। विदेशी विनिमय के लिए ये फेरा के स्थान पर फेमा को लागू कर दिया गया। और एफडीआई 1991 में आया। इतनी बातें अगर आप इसमें याद कर लो तो ये आपका 1991 की औद्योगिक नीति भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट औद्योगिक नीति है। इसमें क्या क्या बातें कही एक बार फिर से देख लो। घोषणा 24 जुलाई 1991 को पीवी नरसिम्हा राव ने। दूसरी बात, पीक्यूएल के स्थान पर एलपीजी, एमआरटीपी के स्थान पर सीसीए, फेरा के स्थान पर फेमा,
और एफडीआई यहां पर लागू किया गया। ठीक है, और एलपीजी का मतलब मैंने बता दिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसके तहत 18 उद्योगों को छोड़कर के से सबको लाइसेंस मुक्त कर दिया। वर्तमान में केवल 4 उद्योग ऐसे हैं जिनके लिए लाइसेंस की जरूरत है, बाकी सबको लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। निजीकरण, 8 उद्योगों को छोड़कर के सभी उद्योगों को निजी कर दिया गया। वर्तमान में केवल 2 ही उद्योग ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट के अधीन है, बाकी सब निजी उद्योग है। विश्वीकरण का मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व के लिए खोल देना, उसे विश्वीकरण कहते हैं। इसके लिए एफडीआई लाया गया 1991 में, और विदेशी विनिमय के लिए फेरा के स्थान पर फेमा को लागू कर दिया गया। तो इतनी चीजें यहां पर हुई थी, और इसका उद्देश्य भी मिश्रित अर्थव्यवस्था था, लेकिन इसमें निजी प्लस सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात यहां पर की गई। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल सरल शब्दों में आपके लिए ये एक्ट यहां पर रख दिया है। अब आप लोग इसमें कहीं पर दिक्कत हो तो पूछ लेना, नहीं तो उम्मीद है यहां तक की चीजें क्लियर होगी होंगी। ठीक है, अब कल मैं आपको एक तो एमएसएमई के बारे में बात करूंगा। एमएसएमई इंपॉर्टेंट होता है, और इसके अलावा एक मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न कंपनियों पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है सबको यहाँ तक की चीजें क्लियर होगी होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल नए टॉपिक के साथ। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।